नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो रीजनिंग की बुक आई है मानसिक अभिरुचि, उसमें से हम चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा जो दूसरा वीडियो है जिसका नाम है कानून एवं शांति व्यवस्था। कल के हमने वीडियो में एक वीडियो अपलोड कर दिया था, आज हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था जनहित से संबंधित था। पहला वीडियो जो था उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 20 थी और इसमें भी 20 ही प्रश्न दिए गए। हर टॉपिक वाइज जो है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, उसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या 20-20 दी गई है। टोटल टॉपिक की बात करें तो टोटल 13 टॉपिक दिए गए हैं और हम क्रमागत से हर रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा कानून एवं शांति व्यवस्था से रहेगा। और अगर बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो क्रमागत से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं कानून एवं शांति व्यवस्था से। तो इसमें आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव या बलवा अथवा शांति नष्ट होने की युक्ति युक्त संदेह है। साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए आपके पास जो है पर्याप्त पुलिस बल मौजूद भी नहीं है। तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रश्न कहने का अर्थ है आप किसी क्षेत्र में हैं, वहाँ विवाद होने की संभावना है और उस समय आपके साथ पुलिस बल जो है उपलब्ध नहीं है जितने की ज़रूरत है। तो उस समय आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे? आपका जवाब जो है आप क्या करेंगे? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि समय रहते अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे। आपके सामने दो जैसे भीड़-भाड़ होने वाला है, दंगा होने वाला है, तो आप वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे? नहीं करा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि आपको वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर केवल उनके निर्देश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप अपने सीनियर को जो है बता देंगे ऐसी-ऐसी घटना हमारे साथ होने वाली है अभी कुछ टाइम पहले, और उनकी जब तक वो निर्देश नहीं देते हैं तब तक आप वहीं रहेंगे, तो यह भी गलत ही है। तीसरा कह रहा है अपने निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाके से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने का आदेश जारी करें। यह कुछ हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि केवल अपने क्षेत्र के पुलिस बल पर ही भरोसा करना चाहिए, उन सबको साथ लेकर क्षेत्र के मार्च पर करना चाहिए। प्रश्न कह रहा है डी वाला जो है इसका, कह रहा है कि केवल अपने क्षेत्र के पुलिस बल पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। केवल अपने ही क्षेत्र के पुलिस बल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ पूरी तरह से सही है, ठीक है, कि आप उस समय अपने निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करेंगे कि आसपास के इलाके से जितने भी पुलिस बल हैं उनके उपलब्ध कराने का आदेश जारी करें, ठीक है। तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारों के संदर्भ में कौन से कथन सही दिए गए हैं? कह रहा है कि पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए प्रयोग में से कौन सी दशाओं में से, अधिकारों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि पुलिस के विधि विरुद्ध जो जमाव हो गया, भीड़ है, उसको हटाने के लिए पुलिस क्या-क्या कर सकती है अपने बल के साथ। कह रहा है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे तब कर सकते हैं, पहला वाला। दूसरा कह रहा है कि भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति में या अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ तितर-बितर करने का समावेश जारी कर सकता है। सीनियर की बात है तो यह भी हो सकता है, यह हो सकता है, पहला भी है डाउट में। और अगला है, देखिए इसमें कह रहा है कि भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, और जब भीड़ है तो वहाँ 5 से अधिक भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो अर्थात यह भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाले में दिया है उपयुक्त तो सभी, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, प्रश्न सिर्फ बड़ा दिया रहता है दोस्तों, उसको आप समझ गए तो आंसर आपका गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा प्रश्न को समझने की, क्या कहना चाहता है प्रश्न। देखिए इसमें कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में भीड़ द्वारा उपद्रव मचाकर लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा किया जा रहा है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में जो है उपद्रव करके लोक शांति का विरुद्ध जो है वह भड़काया जा रहा है। अगला कह रहा है कि परिस्थिति ऐसी है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर सकते हैं और स्वविवेक से भीड़ को तितर बितर करने हेतु बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्यवाही के दौरान ही मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? प्रश्न कह रहा है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां भीड़ हो चुकी है,
उपद्रव होने वाला, लोक शांति का जो है विरुद्ध खतरा पैदा होने वाला है, हड़कंप मचने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने सीनियर मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर आप अपने स्वविवेक से, मतलब स्वयं से निर्णय लेते हैं कि जो भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए बल का प्रयोग कर दिया जाए। बल का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट से यह संपर्क हो जाता है, तो वह आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना साध्य होने के बाद उससे संपर्क करके मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए, यह हो सकता है। अगला कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के अनुदेशों को अनदेखा करके केवल परिस्थिति पर ही ध्यान देना नहीं, अपने सीनियर की भी बात को मानना पड़ेगा। आप वहाँ जैसे भीड़ को तितर बितर कर रहे हैं, फिर उसके बाद तुरंत मजिस्ट्रेट का फ़ोन आ गया, तो आप उनसे अनुमति लेंगे कि हम ऐसा बल का प्रयोग कर रहे हैं, कि करें या ना करें, ठीक है? तो आप अनुमति जरूर लेंगे, तो बी वाला यहाँ गलत हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है मजिस्ट्रेट से संपर्क करने से बचेंगे नहीं, आप पहले सीनियर से सलाह लेना जरूरी है। कह रहा है कि भीड़ पर अधिक से अधिक बल प्रयोग करके, कह रहा कि भीड़ पर अधिक से अधिक बल प्रयोग करने की स्थिति के लिए मजिस्ट्रेट की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जहां बल का प्रयोग किया जाए वहीं मजिस्ट्रेट की सलाह ली जाए, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक, तो ये वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि धारा 144 के विषय में कौन से कथन सही हैं? धारा 144 के विषय में कौन सा कथन सही बताया गया है? चूंकि, पहला कह रहा है कि चूंकि इस धारा के अधीन कार्यवाही अत्यंतित और एक पक्षी भी हो सकता है, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाही केवल तब की जा सकती है जब आपात अचानक आया हो और उसका परिणाम पर्याप्त गंभीर हो। धारा 144 का लगाने का अर्थ यह कह रहा है कि तब लगाया जा सकता है, किसी आपात स्थिति में लगाया जाए, ताकि उससे जो है परिणाम जो पर्याप्त गंभीर हो तभी लगाया जा सकता है। जैसे कहीं उपद्रव हो गया है और काफ़ी भीड़ मच गई, पूरे गांव में हड़कंप हुआ है, मार होने की संभावना है आपात की स्थिति में, तो अब वहाँ धारा 144 लगा सकते हैं। तो यह पहला कहने वाले का अर्थ जो है सही है। अगला है, देखिए इसमें है कि इसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 न्यायिक परीक्षण भी किया जा सकता है, परिनिरीक्षण भी किया जा सकता है, यह भी बात सही है। कह रहा है कि ऐसा कोई साधारण पर स्थाप्य नहीं है जो धारा 144 के परिवर्तन की मात्रा तथा उसकी प्रभावकारिता को भी सुनिश्चित करें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह भी सही है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ठीक है, एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, आपके किसी क्षेत्र में जो है उत्तेजित भीड़ में एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, उसे चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसे जो है मॉब लिंचिंग का भी प्रयास किया जाता है। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति के गांव वाले जो है एक चोर को पकड़े हैं, बता रहे हैं यह चोर है, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप क्या जवाब देंगे? पहला कह रहा है कि भीड़ का साथ देते हुए आरोपी से जुर्म कबूल करवाएंगे। पहले कबूल ही नहीं करवाएंगे, पहले उसकी जांच करेंगे वह चोर है या नहीं है। ठीक है, तो यह बात गलत हो जाएगी। फिर कह रहा है कि निष्पक्ष न्याय एवं सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से हर हाल में उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, चाहे भीड़ को तीतर बीतर ही क्यों करना ना पड़े। यह जो है सही हो सकता है कि वो उस व्यक्ति को पहले भीड़ से बचाया जाए, फिर उसके बाद भीड़ को चाहे भले तीतर बीतर करना पड़ जाए, पहले उस व्यक्ति को बचाया जाए। और तीसरा कह रहा है जनता को न्याय करने देना चाहिए। जनता कौन होती है भाई न्याय करने वाली? तो यह गलत हो जाएगा। डी वाला है उस व्यक्ति को भीड़ से बचाकर उससे चोरी के सामान की बरामदी करके जो है उसे जाने देना चाहिए। नहीं, अगर चोर है जो सामान चुराया है तो उसको पकड़िए और उसकी सजा भी दिलवाइए उसे। तो डी वाला भी यहाँ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला जो बात कही गई है यह सही कही गई कि उस व्यक्ति को जो है उस भीड़ में से पहले बचाना चाहिए चोर को, उसके बाद जो है भीड़ को चाहे तीतर बीतर करें, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया से उसको सजा दिलानी चाहिए। ठीक है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, प्रश्न कहने का अर्थ है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी मिलती है, कुछ लोग जो है उपद्रव करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, तब उसमें आपको करना क्या है यह पूछा जा रहा है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है आपके सामने कि उस समय अपने क्षेत्र में सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देना चाहिए, यह जरूरी नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। कह रहा है कि अपने क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। हाँ, यह हो सकता है कि आपको संभावना है कि लोकसभा का जो चुनाव है वहाँ उपद्रव होने वाला है, तो आप अपने
मजिस्ट्रेट की आज्ञा से पुलिस बल की और जो है पुलिस बल और बुला सकते हैं, यह हो सकता है। फिर सी वाला कह रहा है अपने क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने की सिफारिश की जाएगी, नहीं, आप नहीं रद्द करवा सकते हैं। डी वाला है कि सभी दलों को प्रत्याशियों को घर से ही नज़रबंद कर लेना चाहिए, यह भी गलत है। सभी नेताओं को नज़रबंद करने से क्या होगा आपको, तो ऑप्शन आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है कि आप अपने सीनियर से जो है उस क्षेत्र में और अधिक से अधिक पुलिस बल की तैनाती करवाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिक सर्वाधिक कम होती है। प्रश्न में है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपकी किसकी प्रासंगिकता जो है कम होती है, सबसे कम होती है। कर्तव्य परायणता होता है, या फिर कानून के प्रति सम्मान करना, जनहित की भावना करना, व्यक्तिगत आकांक्षा। कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने क्षेत्र में शांति बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में शांति बनाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत हमारा मामला है कि अपने क्षेत्र में ही करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी एक थाने में तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया निगरानी में निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक उग्र धार्मिक रैली की योजना का पता चलता है, तब आप क्या करेंगे। कह रहा है कि आप कह रहा कि आप एक थाने के तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि जो कानून व्यवस्था निषेधाज्ञाओं जो हैं उनका उल्लंघन करते हुए कुछ उग्र धार्मिक रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, तब उस समय आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप करेंगे अपने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी निलंबन व अनुरोध करना चाहिए, इससे क्या उपद्रव कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, यह गलत हुआ। सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस बलों को तैनात करना चाहिए, सभी प्रवेश द्वारों पर, तो यह नहीं हो सकता, यह भी गलत ही है। कह रहा है कि निषेधाज्ञाओं को अथवा आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को जो है बाध्य करना चाहिए, यह हो सकता है। कह रहा है कि सोशल मीडिया द्वारा प्रचार करने के लिए काउंटर, कह रहा है कि सोशल मीडिया द्वारा प्रचार करने के लिए अकाउंट ऑनर्स को गिरफ्तार करें, अकाउंट ऑनर्स को क्यों गिरफ्तार करेंगे भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ही यहाँ सही होगा। कौन सा, सी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्र के प्रमुख श्रमिक संघ द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चल रहे वेतन संबंधित विवाद चलते आवश्यकता सेवाएं बंद करने की धमकी दी जाती है, तब आप क्या करेंगे। प्रश्न में कहने का अर्थ है इसका, प्रश्न कहना चाहता है कि आपके क्षेत्र में जो है कुछ श्रमिक संगठन हैं, उनका मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वेतन को लेकर विवाद चल रहा है और सेवाएं जो हैं बंद कर दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे उस समय, श्रमिक संघ के नेता को अवैध हड़ताल के लिए उकसावे को कार्यवाही करने के लिए हिरासत में ले लेना चाहिए, नहीं, यह तो गलत हो जाएगा, उकसावे की बात ही नहीं है। अगला है कि इसमें कह रहा है कि सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद स्थापित करने की सहायता करनी चाहिए, यह हो सकता है कि सभी के बीच में दोनों को विवाद को जो है समाधान कर लिया जाए कंपनी वाले के साथ, और जो इसके श्रमिक संगठन के मुख्य व्यक्ति हैं उनको जो है मिलके बात के बीच में रास्ता निकाला जाए। तीसरा कह रहा है कि महत्वपूर्ण सेवाएं के निर्बाध प्रवाह हेतु बल प्रयोग करने, बल का प्रयोग नहीं इसमें कर सकते हैं। कंपनी पर श्रमिक संघ, कह रहा है कि कंपनी पर श्रमिक संघों का शोषण करने हेतु जुर्माना और शुल्क लगाया जा सकता है, यह भी नहीं हो सकता है, तो आप कहेंगे बी वाला ही यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठोस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटक की पहचान कर सही विकल्प कौन सा चुनेंगे। लोक शांति के लिए कौन सा विकल्प आप चुनेंगे, आपसी सद्भाव बना रहे, यह बिल्कुल चुन सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता होती है, कह रहा है संविधान के प्रति निष्ठा भी है, यह भी बात सही है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है उपयुक्त तो सभी बातें सही है शांति व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीतिक गुटों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। इनमें से एक गुट को कह रहा है कि सत्तासीन पार्टी का समर्थन प्राप्त है, प्रभारी अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके पास एक विश्वविद्यालय परिसर में दो छात्रों के बीच में दो गुट हैं, छात्रों का ग्रुप, दो ग्रुप आपस में भीड़ जो है उन पर लड़ाई हो जाती है, दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी आप ले लीजिए, छात्रा उसमें जो है विश्वविद्यालय में है। अब उसके बाद जो एक पार्टी वाला है उसे जो है राजनीतिक दल से उसका समर्थन मिलता है, राजनीतिक से उसका संबंध है, तो उस समय आप अधिकारी के रूप में हैं, आप क्या करेंगे। पहला कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मध्यस्थता प्रयास हेतु सत्तासीन पार्टी के विधायकों को बुलाने का आग्रह करना चाहिए, इसमें नहीं आप बुला सकते हैं।
यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधे नहीं वह सब सामने आ रहे हैं। पार्टी वाले जो पार्टी के जो नेता होते हैं वह साइड से उनका समर्थन है, सीधे नहीं आप बुला सकते उन्हें। आप कहेंगे सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के लिए भड़काने वाले सभी छात्र और नेताओं को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, यह जो है हो सकता है, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। फिर सी कह रहा है तत्काल प्रभाव से उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यकता हो तो बल का भी प्रयोग कर सकते हैं, निसंकोच करके। कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर जो है जो भीड़ जुटी है उसको हटाने के लिए अगर आपके बल का प्रयोग करना पड़ता है तो आप बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला ज़्यादा सही लग रहा है। डी की बात करते हैं, संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू करेंगे। पहले तो भाई उसके जो लड़ाई हो रही है उसको तो रोकिए, उसके बाद धारा 144 लागू करेंगे, तो यह गलत हो जाएगा। तो कौन सा सबसे ठोस आंसर जो दिया गया है, तो ऑप्शन कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक रिहायशी कॉलोनी में दो समुदायों के मध्य जो है एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तनाव अपने चरम पर है, तो आप क्या करेंगे? आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में दो ग्रुप हैं, एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उसमें जो है झड़प हो चुकी है, तो आप उसमें क्या करेंगे? तनाव है आपस में, तो आप कहेंगे क्या करेंगे उसमें? अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने समुदाय के लोगों का सुरक्षा करेंगे? नहीं, आप व्यक्तिगत अपना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा कह रहा है कि दोनों समुदायों के नेतृत्वकर्ताओं को जो है चिन्हित करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए। चिन्हित करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्यों भाई? सी वाला कह रहा है दोनों समुदायों के मध्यस्थता के माध्य को तार्किक संवाद कायम करना चाहिए जहां अन्य लोगों के विचारों को भी सुना जा सके, यह हो सकता है। डी वाला देख लेते हैं, पुलिस बल की सहायता से कॉलोनी के लोगों को कानून के अनुपालन के लिए मजबूर करना चाहिए, मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो आप कौन सा कहेंगे? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, सी वाला ज़्यादा सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है कि देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है सही बताए गए हैं? शांति व्यवस्था के लिए कौन कौन सी बातें जो हैं सही कह रहे हैं? देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। देश की जब सुरक्षा हो तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आगे कह रहा है कि कानूनों में क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेही होती है। हाँ, पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेही होती है। सी वाला कहला भारतीय संविधान के अनुसार जो है अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को की है और राज्य सरकार ही पुलिस व्यवस्था के संबंध में कानून, हाँ 246 में साफ कहा गया है कि पुलिस जो है राज्य विषय के अंतर्गत रहेगी और इन पर कानून जो है राज्य सरकार बनाएगी। तो यह भी बातें सही गई, अर्थात आप कहेंगे डी वाली बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, डी वाली बात सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उपजे हालात से निपटने के लिए और शांति की पुनर्स्थापना हेतु विशेषकर आतंकी घटनाओं को रोकने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई है? देखिए, प्रश्न कहने का सीधा अर्थ है जो इंदिरा गांधी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनके हत्या जब हुई थी उसके बाद किस संगठन का गठन किया गया था ताकि जो है ऐसी घटना फिर भविष्य में ना हो सके? किसका गठन किया गया था? तो आप कहेंगे एनएसजी कमांडो का गठन किया गया था, जिससे जो है प्रधानमंत्रियों की रक्षा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है, एनएसजी कमांडो के गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है ताकि देश में कानून शांति व्यवस्था बनी रहे। यह एजेंसी किस मंत्रालय अथवा किस राज्य की नोडल एजेंसी है? किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर सामाजिक कल्याण मंत्रालय, अपराध नियंत्रण ब्यूरो, या फिर गृह मंत्रालय? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय के लेवल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की राज्य की सहायता करने के उद्देश्य से संबंधी आंकड़े हैं, तो आप कहेंगे यहाँ जो हो जाएगा राष्ट्रीय लेवल से, तो आप कहेंगे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हमारे देश में सभी मुद्दों पर बेहतर कानून होने के बाद भी कई बार कानून और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उपरोक्त में से जिम्मेदारी का कारण पहचानना है। कह रहा है हमारे देश में जो है कह रहा कि हमारे देश में सभी मुद्दों पर कानून हुआ है, सभी मुद्दों पर कानून व्यवस्था है, उसके बावजूद भी कानून और शांति व्यवस्था की समस्या का उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसमें कौन सा कारण हो सकता है? ऐसा क्यों होता है? सही ढंग से परिपालन ना हो पाना, हाँ सही ढंग से परिपालन ना हो रहा है तभी तो शांति व्यवस्था भंग हो रही है। फिर कह रहा कि राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी हो जाना, हाँ यह भी होता है।
सी वाला कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों के स्वाभाविक आपराधिक प्रवृत्ति होती है, यह भी है। तो ऑप्शन कहेंगे आप डी वाला जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त बातें सही हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आगे देखते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपयुक्त संदर्भ में से प्रथम प्रहरी के रूप में आप किसे करा कि रूप से आप अपने पद के लिए सर्वप्रथम गुण मानते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया था कि कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना कह रहा है कि बिना कानून व्यवस्था के किसी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। तो इसमें आपका क्या है? तो आप कहेंगे कि संविधान के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, सत्यवादिता होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए या फिर साहस होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक की बात की जा रही है तो आप कहेंगे संविधान के प्रति जो है निष्ठा रखना चाहिए। ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक बहुधर्मी और बहुभाषी क्षेत्र में पुलिस स्टेशन प्रभारी के रूप में होने के नाते जो है शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करना चाहिए। प्रश्न है कि एक बहुधर्मी और बहुभाषी क्षेत्र में पुलिस स्टेशन है आपका, कह रहा कि एक क्षेत्र है वहाँ आप पुलिस स्टेशन है जहाँ बहुधर्मी और बहुभाषी क्षेत्र है। तो शांति व्यवस्था को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पहला का ऑप्शन कह रहा है कि सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद करेंगे, यह हो सकता है ताकि सभी व्यक्तियों से मिले, सभी धर्मों के। दूसरा कह रहा है कि समय समय पर निरोधक गिरफ्तारियां करेंगे, नहीं बिना मतलब की कहीं गिरफ्तारी करेंगे भाई। सी कह रहा है कि सभी धर्मों के जुलूसों पर बिना भेदभाव प्रतिबंध लगाएंगे, सभी बिना जुलूस को प्रतिबंध लगा देंगे, नहीं यह भी गलत हो जाएगा। सभी धर्मों पर और भाषाओं के संपर्क अभियानों का नेतृत्व करेंगे, नहीं सभी का नहीं कर सकते। ये देखिए ऑप्शन ए वाला ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक जो है संवाद करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है कि प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। बढ़ते आक्रोश को शांति भंग की पर्याप्त आकांक्षा है, तो आप क्या करेंगे। प्रश्न में है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित की जा रही है कि प्रति व्यक्ति कह रहा है कि प्रति लोगों को आक्रोश देखने को मिलता है, प्रति व्यक्ति में जो है आक्रोश देखने को मिलता है, सभी व्यक्ति जो है गुस्सा में है। तो बढ़ते आक्रोश को शांति भंग की पर्याप्त आकांक्षा में आप क्या करेंगे। पहला है कि तत्काल केंद्र सरकार को इस आशय की सूचना भेजकर अभियान को रोक देने की सिफारिश करनी चाहिए, या फिर दूसरा कह रहा है कि लोगों को दमनात्मक कार्यवाही के जरिए अभियान को बाधित करने पर रोकना चाहिए, यह भी गलत है, यह तो पहला होने की संभावना है। दूसरा सी कह रहा है कि क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। साथ ही कह रहा है कि इस प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब भेजनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है लग रहा है। कौन सा हो जाएगा, सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कि कह रहा प्रश्न में हमसे कहा गया था कि केंद्र सरकार जो है, मान लीजिए केंद्र सरकार एक कानून पर विषय बनाती है और वह जो है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है नहीं समझ में आया, वह उसके खिलाफ हैं, उस जो कानून बनाया गया उसके खिलाफ हैं। तो उस समय सभी व्यक्तियों के जोश में जो है गुस्सा है कि आप ऐसा कानून कैसे बना रही हैं, पूरा हड़कंप मचा रखे हैं। तो उस समय आप क्या करेंगे, तो उस समय आप कहेंगे क्षेत्र के लोगों का सार्थक संवाद स्थापित करने के यथाशक्ति करेंगे और इस योजना का जो है शांति बनाने के लिए अपने आप पुलिस अधिकारी के सीनियर को भी इसके लिए सूचना देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए आज का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 20 नंबर का, कह रहा है कि देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी होता है। देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व जो है सबसे कम उत्तरदायी होता है, सबसे कम पूछा जा रहा है। आतंकवाद एवं नक्सलवाद, यह तो होता है भाई बहुत ज़्यादा। कह रहा है कि धार्मिक व मनुष्य की भावना, यह भी होता है। सी कह रहा है कि अधिक से अधिक लोगों का विदेश पलायन करना, ना यह नहीं होता है। कौन सा हमसे पूछा जाए कि कौन सा कम उत्तरदायी है, तो यही वाला जो है कम उत्तरदायी, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।